नमस्कार। यह वीडियो इग्नू एमए हिंदी लिटरेचर अर्थात एमएचडी प्रोग्राम के पेपर कोड एमएचडी 02 से संबंधित रहने वाला है, जिसमें हम हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताओं पर आधारित प्रश्न आने वाला है उस पर चर्चा करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में अगर भारतेंदु पर आधारित कोई भी प्रश्न आए तो उसको हम हल कर सकें। तो इस पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताएं। यहाँ हम उनके भक्तिपरक काव्य, राजभक्ति आधारित काव्य और देशभक्ति आधारित काव्य, वर्तमान परिदृश्य, भाषा, सब कुछ यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग प्रवर्तक एवं अग्रणी साहित्यकार हैं। उन्होंने नाटक, निबंध, कहानी, कविता, एकांकी आदि साहित्यिक विषयों में अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने लगभग 70 के आसपास काव्य ग्रंथों की रचना की जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं। भारतेंदु वैविध्यमय अर्थात विविधतापूर्ण, बहुआयामी व विकासशील प्रकृति के थे, जिसे उनकी रचनाओं के माध्यम से हम देख पाते हैं। जैसे कि उनका जो वैविध्य था, बहुआयामी दृष्टिकोण था, विकासशील प्रकृति थी उनकी, वो सब उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। जैसे उन्होंने भक्ति परक काव्य रचा, श्रृंगार परक काव्य रचा, आधुनिक भावबोध पर आधारित काव्य भी रचा। इन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो उनकी काव्य प्रवृत्ति आती है, पहली काव्य प्रवृत्ति है भक्ति परक काव्य की। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भक्ति परक काव्यों की रचना की। जैसे भारतेंदु के काव्य में एक बड़ा हिस्सा भक्ति से संबंधित देखने को मिलता है। भारतेंदु का भक्ति काव्य ईश्वर का गुणगान करने, उसके रूप वर्णन, दार्शनिक मान्यताओं की स्वीकृति तथा अस्वीकृति पर आधारित है। कि उन्होंने ईश्वर का गुणगान भी किया, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन भी किया, राधा कृष्ण का वर्णन किया, दार्शनिक मान्यताओं का खंडन किया और कुछ का समर्थन किया। इन सबको हम यहाँ इसके अंदर देख रहे हैं। तो भारतेंदु की भक्ति परक रचनाएं जो हैं वो भक्त सर्वस्व, जिसका प्रकाशन 1870 में हुआ, राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को इसमें प्रेम भारतेंदु जी ने दिखाया है। बैसाख के महात्म्य, बैसाख महीने में स्नान की महिमा का वर्णन है। और अन्य इनके जो भक्ति परक रचनाएं हैं, देवी छद्म लीला, प्रेम मल्लिका, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप आदि ये भक्ति परक काव्य रहे हैं। भारतेंदु ने सगुण का समर्थन तथा निर्गुण अर्थात अद्वैतवाद का विरोध किया है, जिन्हें हम उनकी निम्न पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। ये पंक्तियां जो हैं इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप गद्य तो अपने आप से लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम्पल में उदाहरण दे देंगे वहाँ पे इन पंक्तियों का, तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बन जाएगी, अर्थात आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। जैसे तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे निर्गुण का समर्थन और अद्वैत का विरोध। तो यहाँ इन निम्न पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि अहम ब्रह्म सब मूरख भाख है, ज्ञान गुरूर बढ़ाए, तनिक चोट के लगत उठत है, रोए रोए कर हाय। और दूसरा एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो जहाँ अगर झूठा है तो फिर मत वालों का क्या है काम, कि जो अद्वैतवाद है वो जहाँ को झूठ बतलाता है, तो उसका यहाँ पे इन्होंने विरोध किया है कि जहाँ अगर झूठा है तो फिर मत वालों का क्या है काम, फिर मजहब से भला क्यों करता है हर शख्स कलाम। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारतेंदु ने इन पंक्तियों के माध्यम से निर्गुण का समर्थन और अद्वैत का विरोध किया है। सर्वधर्म सर्वमत संभाव में विश्वास करते थे भारतेंदु, और वह सभी धर्मों का आदर करने वाले कवि थे। जैसे वह सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उसी में एक कविता लिखते हैं कि खंडन जग में काको कीजिए, अर्थात किस दर्शन का खंडन किया जाए, किस धर्म का खंडन किया जाए और किसका समर्थन किया जाए। तो लिखते हैं कि खंडन जग में काको कीजिए, सब मत अपने ही तो हैं, इनको कहाँ उत्तर दीजिए। कि अर्थात खंडन किसका किया जाए, इस संसार में सब अपना ही है। भक्ति परक कविताओं के माध्यम से भारतेंदु ने मुसलमान भक्ति कवियों की भी प्रशंसा की है। जैसे पीरजादी बीबी रासती, पद रज नित सिर धारिये, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये।
तो इस प्रकार ऐसे 2-3 मुक्तक याद रहेंगे तो एग्जाम्पल डालने में पद का गद्य के साथ आसानी रहेगी और इससे नंबर भी मिलते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं अगली काव्य प्रवृत्ति पर, जो है श्रृंगार परक काव्य। भारतेंदु ने ठीक उसी प्रकार जैसे भक्ति परक काव्य रचा वैसे ही श्रृंगार परक काव्य भी रचा। भारतेंदु के ठीक पूर्व रीतिकाल था, जो कि जिसका प्रभाव भारतेंदु के ऊपर हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार के कवि बिहारी उनके प्रमुख एवं प्रिय कवि रहे हैं। श्रृंगार परक रचनाएं उनकी प्रेम सरोवर, प्रेमासुवर्णन, बसंत होली और प्रेम तरंग आदि हैं। प्रमुख रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंदी की तरह भारतेंदु ने भी श्रृंगार काव्य को गहराई से अनुभूत किया और उस पर रचना की, और यह स्वच्छंदतावाद पर विश्वास करते थे और उस पर रहकर कविता लिखते थे। किसी राजा के या किसी सामंत के आश्रय में रहकर इन्होंने काव्य रचना नहीं की। तो इनकी रचना देखते हैं जो प्रेम पर आधारित है। प्रेम सरोवर श्रृंगार पर आधारित कह सकते हैं कि प्रेम सरोवर की यह तीरथ विधि परिमाण, लोक वेद को प्रथम ही देहु तिलांजलि दान। कि प्रेम सरोवर की यह तीरथ विधान, कि यहाँ पे जो प्रेम है वो सरोवर है और वही तीरथ है, वही विधि है, वही विधान है। लोक वेद और जो संसार की सामाजिकता है और जो रूढ़ियाँ हैं, इन सब जो विश्वास हैं, ये सब क्या है, इन सब की तिलांजलि दे देनी चाहिए। ऋतु का जीवंत वर्णन, राधा कृष्ण की प्रेम लीला व वियोग आदि का वर्णन यहाँ पे श्रृंगार परक काव्यों में भारतेंदु ने किया है। जैसे कि ये पंक्तियां देखिए कि बात बिनु कर पिया बदनाम, कौन हेतु वह लाज हरे, मम बिना बात बेकाम। पद्य को याद करना आसान रहता है हमारे लिए, तो इसीलिए यहाँ पे पद्यों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और हमें मास्टर्स के स्तर पर लिखने के लिए इन उदाहरणों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो उसी का आधार बनाकर मैं एक बढ़िया फॉर्मेट लेकर आया हूं जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है। आगे चलते हैं। अब हमने देखा यहाँ पे भक्ति परक काव्य, श्रृंगार परक काव्य। अब आधुनिक काव्य प्रवृत्तियां देखते हैं जिसमें उन्होंने राजभक्ति, देशभक्ति, समाज सुधार, हास्य, व्यंग्य आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इस पर उन्होंने रचनाएं की है। राजभक्ति आधारित काव्य देखें उनके तो ब्रिटिश राज व ताज को समर्पित उनकी राजभक्ति रही है भारतेंदु की। भारतेंदु आशावादी प्रवृत्ति के थे तथा उन्हें विश्वास था कि शासन ताज के अधीन आ जाने से, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 से जो भारत का शासन था वो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश ताज ने अपने अधीन कर लिया। तो यहाँ पर भारतेंदु को आशा है कि अब ताज के अधीन शासन आ जाने से भारत जरूर ही उन्नति करेगा और भारत का कल्याण होगा। और राजभक्ति पर आधारित भारतेंदु की रचनाएं। भारतेंदु ने महारानी विक्टोरिया के प्रति एल्बर्ट की मृत्यु पर पहली बार राजभक्ति पर आधारित कविता लिखी, जो कि सन 1861 में इन्होंने लिखी थी। और महारानी के दूसरे पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा के भारत आगमन पर इन्होंने कविता लिखी, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जाके दरस हित सदा, नयना मरत पियास, सो मुखचंद बिलुकी हैं पूरी सब मन आस। कि अर्थात जिसके दर्शन के लिए नयना अर्थात आंखें प्यास से मर रही थी और आज उनके दर्शन होंगे और हमारी सारी आकांक्षाएं, हमारे भारत की जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। इसी प्रकार 1875 में ड्यूक ऑफ एडिनबरा को बनारस में देश का दुख जानने के लिए आया हुआ जानकर भारतेंदु ने उनके स्वागत में कविता लिखी कि स्वागत स्वागत धन्य तुम, भावी राजधिराज, भई सनाथा भूमिया, परस चरण तुम आज, राजकुंवर आओ इते, दरसाओ मुखचंद, बरसाओ हम पर सुधा, बाढ़ो परम आनंद। तो यहाँ पर ड्यूक ऑफ एडिनबरा के स्वागत में ये कविता रची गई है। अन्य रचनाएं इनकी जो हैं उसमें 1871 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमारी पर इन्होंने जो रचना की, 1874 में रूसी राजकुमारी के साथ प्रिंस ऑफ वेल्स के विवाह होने पर जो उन्होंने रचना की, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उन्होंने 1975 में लिखा कि भरे नयन असुवन जलधारा, लय उषास यह बचन उचारा, क्यों आवत इति नृपति कुमारा, भारत में छायो अधियारा। तो इन पंक्तियों में भारतेंदु ने भारत की तत्कालीन दशा
से अवगत कराने का प्रयास वेल्स को किया है कि वेल्स भारत की तत्कालीन दशा जाने और इस पर कुछ एक्शन ले, कुछ प्रतिक्रिया दें और कार्य करने का प्रयास करें। भारतेंदु को उनकी ब्रिटिश राजभक्ति के प्रति इन कविताओं के कारण उन्हें ब्रिटिश राज के प्रति जो है वफादार होने का उनको दंश झेलना पड़ता है। उन पर यह आरोप लगता है कि भारतेंदु जो है ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहे हैं, किंतु वास्तविकता जो है वह ऐसी नहीं है। भारतेंदु जहां एक और ब्रिटिश राज से सुधार की उम्मीद में थे, वहीं जब राजभक्ति परक रचनाएं की, जब उनको यह उम्मीद थी कि इससे हमारे भारत का सुधार हो सकता है, क्योंकि राजा है और राजा की प्रशंसा से ही हम अपने देश को, देश की बात को उसके माध्यम से जब उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसमें अपने दुखों को डाला जाएगा, अपने कष्टों को डाला जाएगा, तो राजा उस तक वो हमारी बातें पहुंचेंगी। लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की गलतियों पर उसे चेताया भी है, उसकी आलोचना भी करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को निराधार साबित करने का प्रयास करेंगे कि भारतेंदु जो है ब्रिटिश राज के प्रति वफादार नहीं थे। किस प्रकार? जैसे ब्रिटिश नीतियों और ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा, स्ट्रेची डिजरेली लिटन चितय नीति के जाल फंसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध अकाल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु ने ब्रिटिश राज की आलोचना की है। जो उनके अधिकारी हैं, जो उनकी नीतियां, उनकी आलोचना भी करते हैं भारतेंदु, अर्थात तर्कों पर तोलते हुए और बौद्धिकता के आधार पर समर्थन करते हैं और फिर आलोचना भी करते हैं। देशभक्ति परक काव्य प्रवृत्ति जो रही है उनकी, देशभक्ति काव्यों के माध्यम से हम इस बात का खंडन कर सकते हैं कि भारतेंदु की जो भक्ति थी वो राजभक्ति जो है वो ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी उनमें नहीं थी। तो इसको हम देशभक्ति कविताओं के माध्यम से इसका खंडन भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्रिटिश राज के प्रति मोह भंग के बाद की स्थिति है, जब उन्होंने देशभक्ति पर रचनाएं लिखना चालू किया। तो विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता का वर्णन किया है। जब विजय वल्लरी उनकी काव्य रचना है, इसमें उन्होंने अफगान युद्ध के समय भारतीय सैनिकों की वीरता का वर्णन किया, किंतु अंग्रेजों की युद्ध नीति की आलोचना की। और वह यह प्रश्न पूछते दिखाई देते हैं कि ये अंग्रेज युद्ध क्यों लड़ते हैं, इससे क्या होता है, भारत में अकाल पड़ता है, लोग भूखे मर रहे हैं, इसकी चिंता उनको नहीं है। उनको चिंता इस बात की है कि उन्हें युद्ध लड़ना और युद्ध जीतना है। ये तो समझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पात भारत कोश विनाश को ही आतु ही अकुलात स्ट्रेची डिजरेली लिटन चितय नीति के जाल फंसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध काल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने, जहाँ पे एक तरफ वीरता का वर्णन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की युद्ध नीति का विरोध भी करते हैं। तो और यहाँ पे एक चीज़ हमने और सीखी कि एक ही पंक्ति को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नए जमाने की मुकरी में अंग्रेजों की नीति व उनकी वास्तविकता का प्रकटीकरण जो है भारतेंदु ने किया। जैसे भीतर भीतर सब रच चूसें हंसी हंसी के तन मन धन मूसें जाहिर बातन में यति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। भारत की तत्कालीन वास्तविक दशा की तुलना उसके स्वर्ण काल से करते हुए भी भारतेंदु ने रचना की। जैसे जो भारत जग में रहो सबसो उत्तम देश ताही भारत में रहो अब नहीं सुख को लेस। तो यहाँ पर हमने भारतेंदु की देश भक्ति परक काव्य प्रवृत्ति भी देखी। यहाँ पे तीन चीज़ें, जैसे कि तीन एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं, दो भी कर लेंगे, एक भी कर लेंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। एक मुक्तब भी याद रहेगा, तब भी देशभक्ति के बारे में पंक्तियाँ लिखने के बाद, गद्य लिखने के बाद, पैराग्राफ लिखने के बाद नीचे क्या लिख देंगे, एक उदाहरण दे देंगे। तो इससे हमारा उत्तर जो है वो प्रामाणिक हो जाएगा। इसी प्रकार समाज सुधार का क्या दृष्टिकोण रहा था भारतेंदु का, इससे रिलेटेड क्या उनका दृष्टिकोण रहा, कैसी रचनाएं रही, इस पर चर्चा करते हैं। भारतेंदु समाज में व्याप्त संकीर्णता, मानसिकता, रूढ़िवादिता आदि कुप्रथाओं का विरोध करने वाले समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद आदि के साथ सुर में सुर मिलाकर खड़े होते हैं। भारतेंदु नारी शिक्षा के हिमायती थे। उन्होंने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया, जो कि एक प्रकार से नारी के लिए ही समर्पित कहा जा सकता है, जिसमें लिंगगत भेदभाव का उन्होंने विरोध किया है। जैसे उनकी
जो भूमिका थी बाल बोधनी की, उसमें उन्होंने लिखा, जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, यामय कछु न विभक्ति। समाज सुधारक विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नारी उत्थान व विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और इस तरीके के उनके आंदोलनों की प्रशंसा करते हुए भारतेंदु ने लिखा है। इससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्वयं भी जो है एक विधवा से ही विवाह किया था। तो उनकी प्रशंसा करते हुए भारतेंदु लिखते हैं कि सुंदर बानी कही समझावें, विधवा गण सो नेह बढ़ावें, दया निधान परम गुण आगर, सखी सज्जन नहीं विद्यासागर। तो यहाँ पे उन्होंने भारतेंदु जी ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रशंसा की है, उनके समाज सुधारों के कारण, उनके नारी विधवा पुनर्विवाह जैसे कदम उठाए जाने के कारण उनके द्वारा, इसलिए यहाँ पे भारतेंदु ने उनकी प्रशंसा की है। भारतेंदु छुआछूत, बाल विवाह, जनपत्री देखकर विवाह और अनिच्छा से विवाह, विदेश यात्रा पर रोक आदि जो तमाम प्रकार के तत्कालीन समाज में अंधविश्वास व्याप्त थे, उसके घोर विरोधी थे। और भारतेंदु ने हास्य व्यंग पर आधारित भी रचनाएं की, जैसे उनके जो आधुनिक भावबोध की एक प्रवृत्ति है वो हास्य व्यंग भी है, उन्होंने हास्य व्यंग भी किया है। जैसे है उर्दू हाय हाय, है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, चरम जुबानी हाय हाय, बखानी हाय हाय। तो यहाँ पे इन्होंने उर्दू का स्यापा से पंक्तियाँ ली गई हैं, जहाँ उन्होंने हास्य व्यंग के माध्यम से अपनी बात रखी है। और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी भारतेंदु ने कार्य किया। उनकी आधुनिक काव्य प्रवृत्ति में इसे भी लिखा जा सकता है। जैसे उन्होंने कविताएं लिखी आधुनिक हिंदी को, खड़ी बोली को बढ़ावा देने के लिए कि निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत न हुई के सूल। और अंग्रेजी पढ़ने के पक्षधर थे भारतेंदु, किंतु मातृभाषा की अवहेलना के शर्त पर नहीं। भारतेंदु जहाँ निज भाषा अर्थात अपनी भाषा की उन्नति पर जोर देते हैं, वहीं वो अंग्रेजी सीखने और सिखाने के भी समर्थक रहे। किंतु वह, जिसे हम उनकी निम्न पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे कि अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो यहाँ पर हमने भारतेंदु की हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति को भी देखा। अगर काव्य की बात करें, थोड़ा भाषा की बात कर लें, तो अगर काव्य की बात करें तो भारतेंदु ब्रज भाषा में काव्य लिखना अधिक पसंद करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैंने कई बार खड़ी बोली में रचनाएं करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सरसता नहीं आ पाती जो ब्रज भाषा में है। और गद्य के लिए भारतेंदु ने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया, और खड़ी बोली गद्य के प्रवर्तक भी भारतेंदु माने जाते हैं। इस पर हम लोग MSD 6 कोर्स के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इतना वीडियो में इतना टॉपिक आप देख लेने के बाद भारतेंदु से संबंधित कोई भी प्रश्न हल कर सकेंगे। जैसे 2021 में एक प्रश्न आया है कि भारतेंदु काव्य की मूलभूत विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे 2021 का प्रश्न है, आप भारतेंदु काव्य की मूलभूत विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या मूलभूत विशेषताएं रही थी? श्रृंगार परक काव्य, भक्ति परक काव्य। आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों में हम बता सकते हैं देशभक्ति, राजभक्ति, समाज सुधार के प्रति उनका जो दृष्टिकोण रहा था। और इसी तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं। और राजभक्ति और देशभक्ति की तुलना करने को कहे तो ये भी कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि राजभक्ति भी हमने पढ़ ली और देशभक्ति भी। तो राजभक्ति के बारे में पहले बता देंगे, फिर देशभक्ति के बारे में बता देंगे, फिर दोनों की तुलना करते हुए लिख देंगे। बस हो गया हमारा उत्तर खत्म। भारतेंदु की आधुनिक दृष्टिकोण को भी दिखा देंगे, जैसे नारी को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा था, समाज सुधार में क्या रहा था, देशभक्ति कैसी रही थी और राजभक्ति कैसी रही थी, ये सब उसके अंदर लिख देंगे। हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे भारतेंदु की काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा की। अगर आप लोग MSD 2 से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक प्रोवाइड करा पाऊँ, आपको दे पाऊँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है MSD 2 पर, जिसमें पूरे सिलेबस को मैंने सारांश में शॉर्ट में बता रखा है कि क्या क्या पढ़ लेंगे आप लोग तो आराम से जो है एग्ज़ाम कर पाएंगे 2-3 दिन के अंदर। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, उसको मैंने
उसका एनालिसिस भी कर रखा है, उसको इलेबोरेट भी कर रखा है। अगर आप चाहेंगे तो उसको भी देख लेंगे और ठीक ठाक अभी थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है इस बीच, एक 15-20 दिन में, 1 महीने में, तो आप अच्छा खासा अपना एग्ज़ाम करके आ सकते हैं, पेपर अच्छा खासा आप करके आ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इग्नू से रिलेटेड जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको मैं लिंक ऐड करा दूंगा, और आप वहाँ से जाकर जो वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या है कि MHD1, MHD2, MHD3, MHD4 सारे जो है उसमें हैं, MHD5, 6, 7, 8 उसमें सब कुछ है। तो आपको जैसे कि फर्स्ट ईयर है आपका, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या है, MHD2, MHD3, MHD4 एंड MHD6। तो इन्हीं चारों से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने हैं, तो उसमें से आप वीडियो सर्च करेंगे और देख लेंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि लिंक अलग से भी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।